हेलो हाय एवरीवन। सो अब जल्दी से आइए, हम चर्चा करते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, घड़ी खम्मा, राम राम, जय श्री कृष्णा। और मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी, और आप सभी को राम राम, प्रणाम। अयान जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। हाय हाय अभिषेक, हम बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बात मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम बीकानेर में लव जिहाद को लेकर बहुत सारी चीज़ें राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान के हिंदू समाज में कल से मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड में चल रही है। बहुत सारे लोग, आज 17 तारीख थी, यानी कि वहाँ पर काफ़ी लोग, चाहे वो करनी सेना हो या फिर हिंदू महासभा के सदस्य हो, तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे। उस पर हम बातचीत करेंगे। आखिर ये जो लव जिहाद का, यहाँ पर मैं, जितने भी लोग हैं वो इसके रिलेटेड सवाल लिखे, और हम सबसे निवेदन करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं आपकी दुआ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का पूछने के लिए। सबको राम राम। बात यहाँ पर हिंदू या फिर मुस्लिम की नहीं हो रही है। राम राम, सबको राम राम। लव जिहाद को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आखिर लव जिहाद की शुरुआत कहाँ से होती है? कवि गौरव चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी, बहुत शुक्रिया। एंड तमाम लोगों को प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं राजस्थान से हूँ, कुछ लोग तो वही पूछते रहेंगे। हाँ जी, तो बात लव जिहाद की कर रहे थे। राजस्थान के बीकानेर के जाट समाज से नाम तो सुना ही है कहीं आपका। अच्छा, गौरव चौहान जी पूछ रहे हैं, अरे हमारा नाम आपने कहाँ सुन लिया है? अभी अभी पढ़ा होगा, ऊपर लिखा आ रहा है ना, राधिका लाइव। जय वीर तेजा जी महाराज की राम राम। सब, अगर राम राम से आगे हम बढ़े तो फिर लव जिहाद पर बात कर लेते हैं। तो लव जिहाद की अगर हम बात करें, आज मैं देख रही थी कि बीकानेर में बहुत बड़ा जमावड़ा वहां पर पहुंचा, करनी सेना से, हिंदू महासभा से, हिंदू समाज से। अगर मैं कहूँ हिंदू, ज्यादातर वहां ये चीजें आ रही थी कि अगर आप हिंदू हैं तो वहां पर पहुंचिए। हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहे थे। अरे हाँ, आप तो देश की बहुत प्रतिभाशाली एंकर है। बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ करने के लिए। संवैधानिक तौर पर पूरे 36 कौम के लोग वहां पर साथ में थे, और इतनी संख्या में लोग, हाँ मैंने देखा, क्योंकि मैं इसीलिए लाइव आई हूँ, मुझे लगा कि राजस्थान से हूँ तो जरूर इस पर मैं एक बार बात करूँ। मैं देख रही थी वहां पर कि बहुत ज्यादा मैंने भीड़ देखी। एक चीज समझ में नहीं आ रही, कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे आए थे उस लड़की को लेकर, उनके परिवार को लेकर, जिसमें समझ में नहीं आ रहा था कि पहले की कहानी क्या थी। मैंने उसे लेकर जो चीजें हुई है उस पर मैंने देखा, थोड़ा सा जाकर देखा कि आखिर मामला क्या है। तब जाके समझ में आया कि जो लड़का, जिसे मुस्लिम बताया जा रहा है, जो लड़का सामने है, जिससे शादी की है पोती ने, दादाजी जब एक वीडियो वायरल करके रो रहे थे कि अगर 17 तारीख, यानी कि अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़े हुए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बड़ा दुख हुआ कि इतनी उम्र में उन्हें इस तरह रोना पड़ रहा है। तो मैं लव जिहाद पर बाद में जाती हूँ, पहले यहाँ पर मैं बेटियों पर बोलती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे कोई आप पर भरोसा कर ले। फिर कहते हैं कि हमारी बेटियों को हमारा परिवार ही नहीं पढ़ाना चाहता। फिर हम कहते हैं कि हमारी बेटियों को समाज हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता है। मैं समाज से, उन बेटियों से कहना चाहती हूँ कि एक समाज में एक तालाब में मछली कुछ करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा तालाब का पानी गंदा हो गया है। अब उसी गांव में तमाम बेटियों के लिए एक ही सवाल आएगा कि आपने देखा नहीं क्या हुआ है? क्या आप भी ऐसा करेंगे आगे पढ़कर? मैंने ये चीजें देखी हैं। गांव में अगर एक छोटी सी गलती कोई बेटी करती है, या एक छोटी सी गलती किसी लड़की से हो जाती है, तो उसका भुगतान जो है हमारी सभी बेटियों को, सभी लड़कियों को करना पड़ता है। और वो ताना जो है पूरी उम्र मिलता है। आपने देखा नहीं फलाने के घर में क्या हुआ था? क्या कुछ आप भी ऐसा ही करना चाहती हैं? क्या करेगी आप पढ़कर? मैं उन सभी बेटियों से कहना चाहती हूँ जो बाहर पढ़ती हैं, उन पर परिवार भरोसा करते हैं, जो हॉस्टल में रहती हैं, मेरी तरह बाहर दिल्ली में रहती हैं, अलग अलग जगहों में रहती हैं, देश के किसी भी हिस्से में, कोने में रहती हैं, उन बेटियों से कहना चाहती हूँ कि प्यार करना गलत नहीं है। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं नहीं जानती कि ये लव जिहाद का इतना बड़ा नाम दिया जा रहा है। लव और जिहाद, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। अगर कोई इसे समझना चाहे तो दोनों बहुत अलग हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। लेकिन उसमें आपको ये देखना है, सिर्फ मियाँ बीबी राजी को नहीं रखना है, हमें काजी को भी साथ में लेकर चलना है, हमें परिवार को भी साथ में लेकर चलना है, हमें समाज को भी साथ में लेकर चलना है। तो यही तो भारत में एकता में अनेकता कहा जाती है। उस भारत की संस्कृति को क्यों मिट्टी में मिलाने में तुले हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आज बेटियां
आज बेटियां इतिहास के पन्नों पर नाम रच रही हैं। अगर एक बेटी, जिस बेटी ने ऐसा किया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि उसने जरा भी सोचा होगा कि आज वो एक वीडियो वायरल करके कहती हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं क्योंकि मेरे परिवार वाले मेरे दुश्मन बन गए हैं। अरे तुम्हें जन्म दिया है उन्होंने, 9 महीने तुम्हें कोख में रखा है, शर्म नहीं आई तुम्हें थोड़ी सी? तुम इतनी बड़ी प्रोफाइल बना चुकी हो अपनी, सोशल मीडिया पर आती हो, तुम वीडियो वायरल करती हो, तमाम बेटियों के लिए कहना चाहती हो। वो कहते हैं कि मेरे पिता मेरे खिलाफ हो गए हैं। अरे भाई, जब तुम प्यार करते हो, जब तुम प्यार करते हो तो एक बार पीछे मुड़कर सोचना है कि अगर वही परिवार तुम्हें इजाजत नहीं देता कुछ बनने के लिए, तो क्या तुम इस जगह होती? नहीं होती। प्यार करो, परिवार से पूछो, 10 बार पूछो, और अगर प्यार करने की हिम्मत रखती हो तो परिवार को मनाने की हिम्मत भी रखो। सलाह मशूरा जिसे कहा जाता है, राजस्थान में कहावत है कि 10 लोग बैठकर उस पर चर्चा करते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, या फलाना ढीमका जो भी है, मुझे ये चीजें नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि अपनों की इज्जत सर आंखों पर रखकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप तभी खुश हो सकते हैं जब आपका परिवार खुश है। आज बुजुर्ग इस तरह दहाड़े मारकर रो रहा है, परिवार आपका मरने की बात कर रहा है, तो आप सोचिए, क्या आप कल जिससे मिले हैं उसके लिए आपने 30 साल के रिश्ते को तोड़ दिया, 9 महीने की कोख को ठोकर मार दिया, उस बूढ़ी आंखों को आपने समझना स्वीकार नहीं किया। अरे वो बूढ़े हैं, समझ में आता है, वो हमारे जितने पढ़े लिखे नहीं होंगे, हमारे जितने स्मार्टफोन नहीं रखते होंगे, हमारी तरह पिज्जा चाउमीन बर्गर नहीं खाते होंगे, लेकिन उन्हें अक्ल है कि एक समाज में रहना है तो हमें कैसे जीना है। तमाम बेटियों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनों के साथ ऐसा मत करिए, आप कभी मत करिए। वो प्यार बड़ा नहीं हो सकता, वो परिवार बड़ा हो सकता है। एक परिवार से आप 50 बार पूछे, जो परिवार आपको जन्म देकर खड़ा करने की हिम्मत रखता है, वो परिवार आपकी बात समझने की भी हिम्मत रखेगा, आपकी बात सुनेगा और उसे स्वीकार भी करेगा। लेकिन आप एक बार उन्हें पूछने की हिम्मत तो जुटाइए। आप घर से कटेची लेकर भाग जाते हैं, आप अकेली भागती है, 7 पीढ़ियां बदनाम हो जाती हैं। आप अकेली घर से निकलती हैं, लेकिन 7 पीढ़ियों पर कलंक लग जाता है, उन्हें जीने नहीं दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि मैं प्यार के खिलाफ हूं, क्योंकि अब यहाँ पर राजनीति वाले कमेंट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, वो भी आने शुरू हो जाएंगे जो मेरे खिलाफ हैं, जो मुझे कहेंगे कि अच्छा तो प्यार करना गुनाह नहीं है। कितने सारे एग्जाम्पल है मैं जो दूंगी, हिंदू ने मुस्लिम से शादी की है, मुस्लिम ने हिंदू से शादी की है, कितने सारे एग्जाम्पल हैं जो शादियों को लेकर अगर हम बात करें। लेकिन आप एक बार सोचते कि जो परिवार पूरा का पूरा मरने पर तुल जाता है, और आप एक बार भी उस परिवार को जाकर ये नहीं कहे जो मैंने गलती की है, जो मैंने किया है उसका प्रायश्चित क्या है, आप इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। वो परिवार पूरा मरने को तैयार हो जाता है, हिंदू समाज से भीख मांगता है कि अगर हिंदू में एकता है तो वो एक साथ जुड़कर मेरी मदद करे। हर कौम से वो भीख मांग रहा होता है। लोग कहते हैं कि ये साजिश परिवार की रची हुई है। कौन सा बेटा, कौन सा बाप, कौन सा पिता, कौन सा दादा चाहेगा कि उनकी बेटी उनकी इज्जत लेकर चली जाए? वो इज्जत ही तो थी और क्या थी। बुजुर्ग जो थोड़ी बहुत कमाते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज उन्हें हम ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगी जो परिवार को छोड़कर, घर छोड़कर, अपनों को ठोकर मारकर जो भागते हैं ना, उनका रिश्ता लंबा नहीं चलता है। आखिर में वो अपनों के पास ही आकर रोते हैं कि मुझे छोड़ दिया है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं क्या करूं। तब स्वीकार कौन करता है? वही परिवार करता है। हमें इतनी सी बात अपने भेजे में समझ में नहीं आती है। हमें मतलब हम बेटियों को, कोई भी हो, मुस्लिम से मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे हिंदू से, ईसाई से कोई, हम जब बैठते हैं, हम टीवी में एंकर करते हैं, एंकरिंग करते हैं, मीडिया में हम पत्रकारिता करते हैं, वहां पर सभी कौम के सब लोग एक साथ बैठते हैं। हम वहां गांव में जानते हैं कि ये इस जाति का है, हमें तो यहाँ पता ही नहीं होता है कि कौन सा किस कास्ट से आता है। हर एक कास्ट एक साथ बैठती हैं, काम करती हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि हम इतने पढ़ लिख लिए हैं तो हमारा परिवार हमें समझने को तैयार नहीं है, इसलिए हमारे परिवार को तो कोई मतलब ही नहीं है, हम छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत है। आज मुस्लिम को हम कहें कि मुस्लिम कौम गलत है, तो ये बहुत गलत है। अरे देखिए, कितने सारे मुस्लिम के एग्जाम्पल दूंगी जिन्होंने
हिंदू लोगों की मदद की है, जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए हैं कि आज हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, वो एक है। ये लड़ाई जो करने का काम करते हैं ना हम लोग बैठकर कि मुस्लिम को मार दिया जाना चाहिए, उस लड़के को मारकर ही वापस उसका इंसाफ मिल सकता है, उस परिवार को खत्म कर देना चाहिए। अभी बलरामपुर में जब हम देखा, बल्लभगढ़ में किस तरह एक बेटी की, निकिता की जब हत्या कर दी गई थी, उसे लेकर भी लव जिहाद हुआ। फिर यूपी में अगर मैं कहूँ, योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाया गया। अरे भाई, कानून से हम क्या रोक लेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये तो हमें समझना होगा। मुझे, अगर मैं कोई मुस्लिम हूँ या कोई लड़का हूँ, तो मुझे देखना होगा कि मैं किसी लड़की को धोखा देकर शादी कर रही हूँ या मैं किसी लड़की के साथ अपनी जाति बदल कर शादी कर रही हूँ, तो ये तो मेरी समझ की चीज है ना। ये चीजें आपको घर से शुरुआत करनी होगी, ये चीजें। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, मैंने देखा कि हमारे हिंदू लोगों के जो बहुत ज्यादा जाने माने चेहरे हैं सोशल मीडिया पर आकर क्या धूम मचा रहे थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो। अरे भाई, तुम जब क्यों नहीं बोलते हो? आपको लगता है कि अच्छा खासा टीआरपी यहाँ से मिल सकती है? कह रहे कि हम हिंदू हैं, एक हैं, मार डालेंगे, काट डालेंगे। भैया किसको काट डालेंगे आप मुझे बताइए। कल मैं देख रही थी, मैं नाम भूल गई उन जनाब का, जिनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा नाम है, पहचान है, जो कह रहे थे कि भाइयों मैं तो किसानों में इधर काफ़ी व्यस्त हूँ और आप लोग वहाँ पर जाइएगा, उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। अरे समाज में बदलाव लाने के लिए किसी को मारने और काटने की ज़रूरत नहीं है, हमारी शिक्षा में परिवर्तन लाना होगा। हमें हमारी बेटों को बहुत चीज़ें सिखानी होगी जिनकी अभी ज़रूरत है। सरकार, कानून, इस पर कोई बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन उन बेटियों से मुझे आज शर्म आती है जब मैं कहती हूँ कि कभी कभी जब मैं देश की बेटी प्रोग्राम करती हूँ तो मैं उन लोगों से कहती हूँ कि हमारी बेटियों को हमारा ही परिवार, हमारा समाज हमें आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि उनको एक डर होता है कि हमारी बेटी बाहर निकलकर कहीं हमें ही ना ठुकरा दे, कहीं वो हमें छोड़कर भाग ना जाए। तो इसमें गलत क्या है? अरे गलत क्या है, वो सही तो सोचते हैं क्योंकि वो चीज़ें देखते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, और एग्जाम्पल के तौर पर ये बीकानेर की बेटी को देखिए, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बेटियां अपने परिवार को लात मार कर चली जाती हैं। तो वही देखकर मेरे पिता, मेरे पड़ोसी के अंकल अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजेंगे। अरे क्यों भेजेंगे, कैसे भेजेंगे कि उन्होंने भरोसा किया, आपने क्या रिजल्ट दिया। लेकिन मैं उन परिवार वालों से कहना चाहती हूँ कि ऐसा मत करिएगा। उस बेटी की गलती, उस लड़की की सजा हम सब क्यों भुगते, हमारी बहनें क्यों भुगते? तो बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको चाहूँगी कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी देना चाहूँगी, बट फिलहाल तो मैं इतना ही चाहूँगी कि आज बीकानेर में जो हुआ उन परिवार के साथ, मुझे उसकी अभी तो पूरी डिटेल्स में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी क्या है। उस परिवार के पहले के पिक्चर्स से समझ में आता है कि उनका रिलेशन पहले से था परिवार में, उन लड़के को लेकर काफ़ी चीज़ें, ऐसी फ़ोटोज़ आ रही हैं जो, चाहे वो जन्मदिन मनाने की हो, घर में कोई छोटी बड़ी पार्टी हो या छोटे बड़े काम हो, तो इसका मतलब जो चीज़ें पहले से जुड़ी हुई थी, तो क्या उन्हें पता ही नहीं चला? उनके नाक के नीचे इतनी बड़ा काम हो गया था। और हमारे युवाओं में देखिए काफ़ी गर्म खून होता है, सबके सब उठकर खड़े। अरे भाई, तुम में से, हम में से ही तो कोई एक होता है जो ऐसी गलती करता है, हम में से ही तो कोई एक होता है, और अब तुम में से ही एक वो हो जो भाई अपनी बहन को बाहर नहीं भेजेगा। अरे शर्म करो, अपनी बहन को इतना पढ़ाओ, इतना लिखाओ और उसे इतना अच्छा ज्ञान दो कि वो कभी भी जिंदगी में आप लोगों को ठोकर नहीं मारे। ये कहीं ना कहीं अर्धगल घघरी छलकत जाए वाली ही बात है, ज्ञान नहीं होता है और हम बहुत ज्यादा कुछ कर जाते हैं। तो बहुत जरूरी है। पूनम चंद ने लिखा है, मैं पूनम जी का मैसेज लेना चाहूंगी क्योंकि पूनम जी बहुत अच्छा लिखते हैं, एंड ये बात सच है कि मैं आपकी काफी सारी टिप्पणी को पढ़ती हूँ। लेकिन राधिका जी, लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए। यूपी में अगर मैं बात करूं और भी जगहों की अगर बात करूं, इसे हरियाणा सरकार ने भी कहा, कुछ सरकारों ने इंटरकास्ट में शादी करने पर 5 लाख रुपए देकर प्रोत्साहित करती हैं और लोग इसे तैयार भी हो जाते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं। और अगर कानून का डर लोगों में, तो ऐसा काम करने से परहेज रखेंगे। बिल्कुल मैं इससे आपकी बात से सहमत हूं कि कानून बनना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता चीजें। आप देखिए, निर्भया के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, क्या वो काम कर रहा है? कानून बना, क्या वो कानून से? आज ही आप देख लीजिए उधमपुर में, आज ही आप देख लीजिए एक बेटी के साथ घटना होती है, 4 दरिंदे उसके साथ रेप करते हैं, और फिर
आज उसमें 17 लोग जो है गिरफ्तार। तो कहने का मतलब ये हो गया, क्या वो रुक गई? नहीं ना। तो ये रोकने की जो कड़ी है, अब कानून बनाना बहुत जरूरी है। कानून के डर से जो आंकड़ा 100 का आता है, मैं चाहूंगी कि पूनम जी वो आंकड़ा 50 में रह जाएगा, लेकिन वो आंकड़ा पूरी तरह खत्म होने में वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि हमारी जो शिक्षा की नीति है ना, वो सिर्फ रिजल्ट नंबर 1, टॉप टॉप टॉप, इंडिया में हमारी स्कूल टॉप पर आनी चाहिए। अरे उसको व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान क्यों नहीं देते? हमें गवर्नमेंट की तरफ भागना है। अरे इतनी नौकरियां नहीं, आप प्राइवेट के बारे में बताइए कि प्राइवेट सेक्शन में भी बहुत सारे। मैं आज प्राइवेट सेक्टर में हूं, मुझे लगता है कि मैं अगर गवर्नमेंट में होती इतना नहीं कमाती, इतनी इज्जत नहीं मिलती। सॉरी, मैं उसका अनादर नहीं कर रही हूं, लेकिन अच्छे अच्छे सेक्टर हैं जहां पर आप अच्छा अपना नाम कर सकते हैं। कानून हमारी संस्कृति के विरुद्ध है तो ऐसा ही होगा। कानून विरुद्ध नहीं है जनाब। क्या नाम है आपका? भीमराज जी कह रहे हैं, देखिए कानून बन जाता है लेकिन कानून काम नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं खाकी वालों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, लेकिन उस पर सवाल खड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऐसी घटनाएं कानून बनने के बाद में भी हो जाती हैं। जय चौधरी लिख रहे हैं, हर समाज में बढ़कर एक माँ बाप होते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज उनका सम्मान नहीं तो फिर मुझे नहीं समझ में आता कि उनको कभी उनकी नजरें जो है कभी नहीं झुकनी चाहिए, कभी नहीं। ये सत्य कहा आपने, बहुत अच्छी लाइन लिखी है और बहुत सारे लोगों के कमेंट से। भीमराज जी, राधिका जी, राम राम। आपको भी बहुत अच्छी राम राम। सोच अच्छी रखो। लोग अपने आप ही किस सोच की बात कर रहे हैं जनाब, थोड़ा अच्छा सा समझाएंगे तो समझ में आएंगे, अच्छे लगेंगे। बात हम उन लव जिहाद को लेकर कर रहे हैं जो आज बीकानेर में, राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। लव जिहाद को लेकर वहाँ तमाम लोग पहुँचे हैं उस परिवार की मदद करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम हिंदू हैं, हम एक साथ हैं। और ये क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखा है आपने? हिंदू मुस्लिम क्या होता है? क्या आप कभी ये नहीं कह सकते कि हम सब एक हैं? उसमें आप ये भी आह्वान करते, जब मैं देख रही थी कि बड़े काफ़ी अच्छे अच्छे धुरंधर जब बोल रहे थे कि हम हिंदू हैं, एक साथ हैं। अरे ये कहेंगे ना हम पूरा देश एक साथ है, हर कास्ट एक साथ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ है? ऐसे तो हम जातियों को बांट देते हैं। ये बीकानेर की बेटी है, ये जयपुर की बेटी है, और ये उत्तर प्रदेश की बेटी है, और ये दिल्ली की बेटी है। बेटियां बढ़ चुकी हैं, बातें बढ़ चुकी हैं, और फिर हो गया न्याय। तो यहीं तक बातें सीमित रह जाती हैं। ये मामला परिवार की जानकारी के अंदर हुआ है। देखिए, तभी तो ये चीजें सबसे पहले परिवार की गलती है। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं टिप्पणी उस बेटी पर कर रही हूँ, वो तमाम बेटियों पर कर रही हूँ कि वो अपने परिवार को इतना नीचा ना दिखाएं, चाहे कुछ भी हो। राधिका चौधरी जी, पत्रकारों पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। मुझे लगता है आप मेरी बिरादरी से हैं, काफी दर्द भरी कहानी है आपकी। कृष्णपाल सिंह, अच्छा क्या कहना चाहेंगे उस पर? ओहो, आप तो मुझे एंकर बन के मुझे रिपोर्टर समझकर सवाल पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अपने भाई किसानों पर अत्याचार हो रहा है। अगर किसान भाई अगर अपने खेतों में नहीं धान उगाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री? अच्छा, मैं समझ गई हूँ आपकी कहानी को। किशन जी लिख रहे हैं क्योंकि वो मेरी बिरादरी से आते हैं, दर्द भरी उनकी कहानी है कि पत्रकारों पर काफ़ी हमला हो रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहूँगी, देखिए पत्रकारिता, अब लोग उस पर भी बहुत सारे सवाल करते हैं। वो चौथा स्तंभ है, एक तीसरी आंख जिसे हम कह सकते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सुलझती हुई नजर आई है। आईना दिखाती हैं नेताओं को, सच को, हर इंसान को। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारिता में भी आजकल ऐसे झोल हो गए हैं जिसे समझना काफ़ी कठिन हो गया है। तो इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है, पत्रकारों पर हमला इसीलिए करते हैं क्योंकि आजकल पत्रकारों को लेकर भी जहर इतना भर गया ना दिल के अंदर की जहाँ भी पत्रकार दिखा चलो ले दनादन पीटना शुरू कर देते हैं। अभी की बात है, मैं गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, जहाँ हनुमान बेनीवाल जी बैठते हैं, वहाँ पर गई थी। तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, और जब मैं प्रोग्राम कर रही थी तो लोगों को नफरत है कुछ बड़ी आईडीज या कुछ बड़े चैनल्स हैं जिनके नामी चैनल मैं कहूँगी। तो सीधा होता है कि सवाल किसानों के लिए है कि बीजेपी की तरफ से आए। अरे भाई, ये कौन सी बात हो गई है? हाँ, तो यहाँ पर तो जो भी आता है वो तो बीजेपी के सवाल लेकर आता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि जब भी कोई वहाँ पर पत्रकार पहुँचता है, एंकर पहुँचता है, तो ऐसे सवाल करता है। तो इसी वजह से ये चीज़ें आ जाती है। तो फिर अच्छा प्रोग्राम हुआ और हमने देखा तो मुझे लगा कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आईडी बदल कर जाते हैं, आईडी का लोगो निकाल कर वहाँ पर प्रोग्राम करने जाते हैं। क्योंकि हमारे किसान भाइयों में इतना गुस्सा है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगी कि पत्रकारों पर अपना गुस्सा मत निकालिए, और वो जो भी कवर करके जाते हैं आप ज़रूर
उनके साथ खड़े होते हैं। आप देखिए गलत है तो फिर आप वहीं पर भी उन्हें रोकिए, लेकिन पत्रकारों को पीटना, उनको वहां से भगा देना, ये तो कहीं ना कहीं काफी गलत हो जाता है। जर्नलिस्ट दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारी बिरादरी से आ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपको। जिस माँ बाप ने एक अपनी बेटी को 18 साल तक कमल के फूल की तरह, मैं भी यही तो कह रही थी दिनेश जी, बहुत जरूरी है हमें हमारी बेटियों को समझना। इसमें केवल बेटी गलत नहीं है, वो बेटा भी गलत है। उस बेटी को ये समझना होगा कि जिस घर की वो बेटी को लेकर आ रहा है उसका परिवार कलंकित होगा। क्या वो बेटी को नहीं दिखाई देता है? उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक उस बोझ को कैसे ढोएगा? और खासकर हमारी जितनी भी बेटियां हैं उनको कहना चाहूंगी, जिंदगी में कुछ भी करना, किसी भी ऊंचाई तक पहुंच जाना, अरे चांद को छू लेना, और मन करे तो कुछ भी कर गुजर जाना, लेकिन ऐसा काम मत करना जिससे आपके माँ बाप को, आपकी पीढ़ी को, आपके समाज को, आपके परिवार को नीचा देखकर झुकरक कर आगे बढ़ना पड़े। जब भी आपका परिवार सर उठाए तो ये कहे कि वो बेटी मेरी है। जब भी आपका समाज कहे तो कि आप जानते हैं एक बेटी है वो हमारी है। जब भी आपकी जाति की बात आई, अब जाति की इसीलिए क्योंकि गौरवान्वित होते हैं हम, लेकिन ऐसा काम करो कि केवल जाति आपकी नहीं, पूरा हिंदुस्तान आप पर गौरवान्वित हो, आप पर प्राउड करे। लेकिन आजकल हमारी बेटियों में, लड़कियों में बहुत ज़्यादा समझ कम हो गई है। कुछ चीज़ें हमारे बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजकल दुनिया में एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है, सोशल मीडिया, तमाम ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर हम भूल जाते हैं। ये चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती हैं? समाज में हो रही उन्हीं से तो मिलती हैं। हम देखकर ही तो सीखते हैं। फिल्में कहाँ से बनती हैं? समाज से देखकर ही तो बनती हैं। तो कहने का मतलब वो चीज़ें हमसे ही तो बनती हैं, हम जो करते हैं, और हम कहीं से सीखते हैं, हम हमारे समाज में बनी हुई चीज़ों को सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजस्थान के मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोग हैं मेरे साथ, बहुत शुक्रिया। मैं भेराराम जी का एक मैसेज लेना चाहूँगी। मैया जी थोड़ा मैसेज आपका रोक कर पढ़ना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सरकार से निवेदन है, आज माता पिता 18 साल तक अपनी बेटी को खिला पिला कर, ये सरकार से कैसा निवेदन हो गया? पढ़ा लिखा कर बढ़ाते हैं, 19 साल लगते ही बेटे की किसी गलत संगत में फंसकर कोर्ट मैरिज कर लेती हैं और कहती हैं कि मैं इनको जानती ही नहीं। बहुत गलत, बहुत गलत। नफरत है मुझे उन लड़कियों से जो किसी लड़के को, कल से आए हुए लड़के को देखकर कहती हैं कि मैं अपने परिवार वालों को नहीं जानती। अरे मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि आप प्यार कीजिए। आपको लगता है कि कोई आपका जीवन साथी है, जीवन भर आपका साथ दे सकता है, आपका हाथ पकड़कर आपको दुनिया की हर मुसीबत से बचा सकता है, आपको ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, और माता पिता के बाद कोई है भरोसे के काबिल तो वो लड़का है। अगर ऐसा आपको लगता है, क्योंकि देखिए हर जगह माता पिता नहीं होते हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए, आपके दिमाग को पढ़ने के लिए। अगर आपका दिमाग कहता है तो उसके बारे में अपने माता पिता से बात कीजिए। आपके माता पिता, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सच कहना चाहूँगी क्योंकि आज मेरे बहुत सारे लोग हैं, और बहुत बहुत सच्चाई के साथ कहना चाहूँगी क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग जो है लड़कियों की बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे सवाल जो है लड़कियों की तरफ से मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं जो मुझे फॉलो करती हैं या फिर मुझे कोई थोड़ा बहुत भी मानती है। मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी, मैं आज जिस जगह हूँ, यकीन मानिएगा मेरे परिवार से, मेरे दादा से, मेरे अपनों से मुझे ज़रूर ये परमिशन मिली है कि जब भी आपको अच्छा लड़का मिले या लगे तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे ज़रूर बताना। जब भी आपको लगे कि कोई जीवन साथी है जो आपका साथ दे सकता है, आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा जवाब उनके लिए क्या होता है कि कम से कम एक काम तो आप कर दीजिए। तब वो मुझे कहते हैं मुस्कुरा कर कि क्या हमने कोई काम नहीं किया? मैंने कहा मेहनत मैं कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, आपके लिए अच्छा नाम कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जीवन भर कोई मेरे साथ खड़ा रहे तो मैं सर उठाकर कहूँ कि ये मेरे पिता, मेरा परिवार मेरे लिए चुनकर लाया। ऐसा नहीं है, ये मेरी सोच है, ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा सोचना है। और एक बात और बहुत सही है कि हम प्यार तो कर लेते हैं किसी से, उसमें हमारा परिवार शामिल नहीं होता है, लेकिन शादी होने के बाद क्या होता है? झगड़ा जब होता है तो उसमें परिवार नहीं आता है। वो कहते हैं कि हम क्यों बीच में आए? शादी तो आप दोनों ने मिलकर की है, प्यार तो आप दोनों ने किया है, अब भला हमारी क्या गलती? आप दोनों ही सुलझ लो, आप दोनों ही अपनी लड़ाई को खत्म करो, जो करना है दोनों ही करो। लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोर्ट तक पहुंच जाती है तो परिवार को बीच में आना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मुझे लगता है सही मायने में जब परिवार, समाज एक रिश्ता बनाते हैं, उसकी मजबूती जो है वो किसी 4 स्तंभ से कम नहीं होती है, वो 4 खंभों पर टिकी हुई होती है। और दोनों रिश्ते में
वो रिश्ता थोड़ा हल्का हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सोच के साथ ही हर बेटी, देखिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के साथ साथ समझदार होने के साथ आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने जीवन साथी खुद चुने। तो ऐसा नहीं कहना है मेरा कि गलत है, लेकिन हर बेटी को ये ज़रूर कहूँगी कि वो अपना जीवन साथी तो चुने, लेकिन ऐसा नहीं करना है जो जैसे बीकानेर की बेटी की कहूँ, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लाइन लग जाएगी। वो नहीं करना है हमें ये सोचना है कि जो तुम कर रही हो, जो बीकानेर की बेटी ने किया, बीकानेर की बेटी का नाम और मैं परिवार का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो भी ऐसा लड़की करती है उसे ये देखना है कि शर्म करना कि तुम्हारी वजह से न जाने हम जैसी बेटियों की, न जाने हमारे गांव की कितनी सारी बेटियां हैं, उनके रास्ते तो बंद तुम कर ही दोगी, तुम साथ ही साथ अपने परिवार की इज्जत भी अपनी अटैची में डालकर चली जाती हो। कुछ कमेंट्स आ रहे, मैं चाहूंगी कि मैं उनको लूँ। भेराराम जी सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। जी सरकार से आप निवेदन कीजिए। यू आर ग्रेट मैम एंड थैंक यू सो मच। आर के मीना, आर के जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने हमें इतना ग्रेट वाला सिंबल्स दिया है, मैं जानना चाहूंगी क्यों। भेराराम जी आपकी सरकार तक निवेदन पहुंच गया है, आपका एक ही कमेंट बार बार आ रहा है, मुझे लग रहा है अब सरकार भी समझ गई होगी। मीर खान सिकंदर जी लिख रहे हैं सैल्यूट सिस्टर राधिका चौधरी एंकर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही का बहन शुक्राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने इतना अच्छा लिखा। फिर भेराराम जी का निवेदन, भेराराम जी आज आपका निवेदन सरकार तक पहुंचे ना पहुंचे मुझे जरूर रट गया है। बहुत खूब राधिका जी। जसमल जी, जसमल जी बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम आपका। बहुत यूँ कहूँ कि एक बेहतरीन इंसान। लेकिन आपको याद है जब आप वसुंधरा जी के वहाँ पर प्रोग्राम में पहुँचे थे, मैं नाम भूल जाती हूँ हमारे छोटे सिंगर का, नागौरी, अनिल नागौरी, एक बहुत अच्छा छोटा सा कलाकार है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो राजस्थान में ऐसे ऐसे हीरे भी हैं जो राजस्थान को गौरवान्वित करते हैं। प्यार अंधा होता है, अरे तो उसकी आंखें खोल दीजिए भाई। अब मुझे ये तो नहीं पता कि अंधा होता है या नहीं, मुझे इतना पता है कि मुझे करने से पहले हर बेटी को अपने परिवार के बारे में ऐसा सोचना है कि एक पिता, एक दादा एक वीडियो बनाकर भीख मांगे दुनिया वालों से, ऐसा कभी नहीं होने देना है। बात घर की और भीख पूरी दुनिया से। फिर से भेराराम जी का सरकार से निवेदन। अरे भेराराम जी माफी कर दीजिए, अब हमको सरकार से निवेदन आपका हो गया है। अच्छा भेराराम जी मैया जी कहें पूरा पढ़ो मैसेज राधिका जी। ओहो चलिए अब मैं आपका मैसेज ले लेती हूँ, नहीं तो देखिए सरकार तक ये निवेदन जो पहुंचाना चाहते हैं वो आज मेरे फेसबुक पर ही रह जाएगा। 18 साल खा पी कर मौज करो, फिर इज्जत उछाल कर चल पड़ो। कम से कम ऐसा कानून बने जिसमें दो पक्षों के माता पिता की हाजिरी अनिवार्य हो। वेरी गुड, वाह ये मैसेज तो बहुत अच्छा है, हमसे छूट जाता। सही किया आपने, हमको याद दिला दिया और पढ़ने के लिए 10 बार भेज दिया। आगे लिखा है कि इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रधानमंत्री मोदी तक ये आवाज पहुंचे। बात में दम है। देखिए भेराराम जी मैया ने लिखा है कि एक बेटी के लिए दोनों परिवार, चाहे बेटा हो या बेटी, 18 साल तक उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और फिर वही परिवार के बच्चे उन्हें स्वीकार नहीं करते। तो जब वो कोर्ट मैरिज करें तो उसमें ऐसा कानून हो कि भाई आप अपने दोनों परिवार वालों के पूछ लीजिए और उसमें दोनों परिवार की हाजिरी होनी चाहिए। ये नामुमकिन हो जाएगा मुझे लगता है, वो कभी हाँ ही नहीं भरेंगे। तो ये भाई बहुत सारी, पूरा पढ़ो मैसेज। अरे भेराराम जी पढ़ लिया है, अब क्या जान लेंगे आप हमारी यहीं से। राधिका चौधरी जी, जगह 24/7 न्यूज एंकर नेशनल चैनल, आपके से निवेदन है कि हमारी पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून। अरे तो हम भी तो पत्रकार ही हैं, अब हमें आप क्या समझ रहे हैं। अच्छा हम हमारे लिए, अच्छा पत्रकारों के लिए, ठीक है कृष्णा जी, मैं आपके मैसेज को सेव करती हूँ और ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्वीट करके वहीं पर भेजती हूँ कि कम से कम हमें और हमारी बिरादरी वालों को बचाइए। देखिए कृष्णा जी पर काफी हमला हुआ है। राजू जी लिख रहे हैं राधिका पहले समाज के लड़के से लव मैरिज करो, मतलब मैं समझी नहीं, एक सेकेंड। राजू जाट ने लिखा है राधिका पहले समाज से लड़के से लव मैरिज करो। क्यों भाई, क्या अरेंज मैरिज में कोई दिक्कत है? और मुझे नहीं पता कि आप राजू जी क्या लिख रहे हैं, क्या पता आपका मायना क्या है और मैं उसका गलत जवाब दे दूं तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं इस पर गौर ना फरमाऊं। लड़कियां खुद गलती करती हैं, देखिए हम एक लड़की के लिए फिर सारी लड़कियां नहीं कह सकते ना। बलराम जी ये तो गलत है ना, उसमें मैं भी आती हूँ, आपकी बहन भी